नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष आर.के. तिवारी जी और साथ ही हमारे हैं सीबीडीटी के मेंबर इन्वेस्टिगेशन के.वी. चौधरी जी। देश भर में इस समय लोकसभा चुनाव का माहौल है और लोकसभा चुनाव में ऐसा आरोप लगता है कि बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का उपयोग किया जाता है। कैसे सीबीडीटी ब्लैक मनी का उपयोग चुनाव में रोकेगी और सीबीडीटी का क्या काम है, इन सब के बारे में आज हम अपने इन दो खास मेहमानों से विस्तार से बात करेंगे। स्वागत है तिवारी जी और चौधरी साहब आपका दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। सबसे पहले तिवारी जी आपसे जानना चाहेंगे, बतौर अध्यक्ष आपने 1 मार्च को ज्वाइन किया है अध्यक्ष का पद। सीबीडीटी का दायरा काफ़ी बड़ा है, देश के कोने कोने तक इसकी पहुंच है। काम क्या है सीबीडीटी का, इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि संगठनात्मक ढांचा कैसा है सीबीडीटी का। सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एक संस्था है जो आयकर विभाग के प्रशासन, तकनीकी कार्य और नीति निर्धारण का कार्य करती है। यह संस्था में एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं और आयकर कानून और उससे संबंधित जो कानून हैं उनका यह देश में कैसे लागू हो और उसमें कर संग्रह उसके द्वारा कैसे करना है और आयकर दाताओं को अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने के लिए क्या नीति निर्धारण हो, कैसे दी जाए। और साथ ही साथ क्योंकि ये बहुत बड़ा काडर है हमारा, तो अपने कर्मचारियों के हितों की भी ख्याल रखते हुए उनका हितों का ख्याल करना भी इसी संस्था का कार्य है। देश में, पूरे देश में इस समय आयकर विभाग लगभग सभी जिलों में है, कुछ जिलों में नहीं है, वहाँ भी हम लोग खोलने जा रहे हैं क्योंकि हम अपने विभाग का विस्तार करने जा रहे हैं। हमारे विभाग का कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है जिसमें हमारा एक लक्ष्य ये है कि सभी जिलों में हमारा आयकर कार्यालय खुले। आयकर विभाग एक बहुत विशेष भूमिका निभाता है। कर संग्रह ही एक कार्य नहीं है, बट देश की उन्नति में इसका बहुत सहयोग है। कर संग्रह द्वारा तो हम देश को धन मुहैया कराते ही हैं, बट हमारे आयकर कानून में कितने ही ऐसे प्रावधान हैं जो सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर में उनके ग्रोथ के लिए सहयोग करते हैं। हम बहुत से टैक्स कंसेशंस देते हैं जिसमें ग्रोथ मिलती है, स्टूडेंट्स के लिए टैक्स कंसेशंस होते हैं और सोशल सेक्टर में से ओल्ड सीनियर सिटीजन्स को भी कुछ टैक्स कंसेशंस होते हैं। तो आयकर विभाग केवल कर संग्रह का ही कार्य नहीं करता है, बट देश के लगभग हर एक क्षेत्र में जो भी उन्नति में ये सहयोग करता है। तो संक्षेप में यही है हमारे विभाग का। और आज की डेट में हमारा जो लक्ष्य है करीब 6,36,000 करोड़ से ज़्यादा का कर संग्रह का हमारा लक्ष्य है, जो हम इस साल कर संग्रह करने की उम्मीद करते हैं, उससे ज़्यादा ही करने की उम्मीद करते हैं। 1 मार्च को ही आपने कार्यभार ग्रहण किया है बतौर अध्यक्ष। काफ़ी चुनौतियां आपके सामने हैं, कैसे देखते हैं इन चुनौतियों को आप? चुनौतियां तो हैं और होनी भी चाहिए। अगर चुनौतियां नहीं होंगी तो हम लोग कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा देश में देश की उन्नति ही एक चुनौती से भरा हुआ है और हमारा जो विभाग है उस चुनौती का एक पार्ट है। तो पूरा विभाग लगा रहता है। हम लोग जब 1 साल का अपना एक्शन प्लान बनाते हैं तो सभी चुनौतियों को उसी समय हम लोग निर्धारित करते हैं कि इस साल के अंत तक हम क्या क्या चुनौतियां हैं और इनको किस तरह से हम वो करेंगे, अचीव करेंगे, इनको मीट करेंगे। तो 1 मार्च को जो मैंने पदभार संभाला है तब तक हम लोग चुनौतियों के एक मेजर पोर्शन हम लोग अचीव कर चुके हैं। अब जो 15 मार्च को एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट आएगा, उससे हम लोगों का एक फाइनल एक किस्म से हमको मालूम चलेगा कि हम किस लेवल पर पहुंच गए हैं। फिर जो 10-15 दिन और बचते हैं उसमें हम लोग अपना प्लान बनाते हैं कि 31 मार्च तक जो हमारे टारगेट हैं, लक्ष्य हैं, वो अचीव हो जाएं। कर संग्रह के भी हो जाएं, कर निर्धारण के भी हो जाएं, जो हमको रिफंड इश्यू करने हैं वो भी हो जाएं, रिटर्न प्रोसेस करनी है उनके भी लक्ष्य होते हैं वो भी अचीव हो जाएं। तो उसको करने के लिए हम लोग आज की डे टू डे इसका रिव्यू होता है। तो 31 मार्च तक हम लोगों को एक किस्म से 24/7 काम करना पड़ता है। इस तरह का करीब हम लोगों का कार्य हो जाता है मार्च के महीने में। देश भर में इस समय लोकसभा चुनाव का माहौल है।
बड़े पैमाने पर काले धन का भी उपयोग होता है। कुछ दिनों पहले मैं निर्वाचन आयुक्त महोदय का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने भी कहा कि सीबीडीटी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए। तो क्या कुछ रणनीति है आप लोगों की? आयकर विभाग निर्वाचन आयोग को हमेशा से ही सहयोग करता रहा है। जहाँ भी निर्वाचन आयोग ने हमारी कोई मदद मांगी है, चाहे वो हमारे अधिकारियों को कहीं डिप्यूट करना हो, चाहे निर्वाचन में काले धन के दुरुपयोग को रोकना हो, हमने हमेशा उनका सहयोग किया है और इसमें उन्होंने हमारी सराहना भी की है। और पिछले 4-5 चुनाव से हम लोग एक्टिवली निर्वाचन आयोग के साथ निर्वाचन के समय काले धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम निर्वाचन आयोग को अपने ऑफिसर डिप्यूट करते हैं एज एन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, हर एक कंस्टिट्यूंसी में वो हम लोग तो देते ही हैं। साथ ही साथ जो काले धन का जो ट्रांसफ़र होता है या ट्रांजैक्शन होता है उसको डिटेक्ट करने में भी मदद करते हैं। मेरे सहयोगी श्री के.वी. चौधरी जो मेंबर इन्वेस्टिगेशन है, ये इनके कार्य क्षेत्र में आता है कि इसकी अपनी रणनीति बनाएं, कैसे उसको वो टैकल करें जो काला धन पकड़ा जाए। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से ये आपको बता पाएंगे। चौधरी साहब, काला धन किसे कहते हैं और ख़ास तौर पर जब चुनाव आचार संहिता लागू होती है तो कैसे काले धन का उपयोग चुनाव में न हो ये आप सुनिश्चित करेंगे? काला धन जो है, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग में ये होता है, जो आय जो इनकम जो होती है इसके ऊपर जो टैक्स नहीं दिया गया है उस तरह की धन को काला धन बोलते हैं। कई बार ये हो सकता है कि ये टोटली अनडिस्क्लोज्ड हो सकती है या गलत तरह से इनका एग्जम्पशन पाया गया भी हो सकता है। ये बिजनेस में भी हो सकती है, बाकी हेड्स ऑफ इनकम में भी हो सकती है। लेकिन हमारा नॉर्मली इनकम टैक्स कलेक्ट करने का समय पे हम ये इनकम को जब असेस करते हैं, जो भी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं दिया गया है उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसके लिए तरह तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। जहाँ तक इलेक्शन की समय में जो है, आपको शायद मालूम होगा कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ लिमिट्स रखा गया है। पार्लियामेंट के लिए शायद 60 लाख की है और असेंबली के लिए 25 लाख की, ऐसा कुछ लिमिट्स रखा गया है। तो अकाउंटेड मनी भी उससे ज़्यादा ये लोग खर्चा करने की अधिकार नहीं है इलेक्शन की समय पे। तो इसके वजह से भी हो सकती है, या दूसरा वजह ये भी हो सकती है कि आदमी के पास पैसा है लेकिन वो टैक्स पेड मनी नहीं है, इसीलिए उस धन को इलेक्शन के समय में इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये दोनों रीज़न की वजह से वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए शायद ये इस तरह की पैसा इस्तेमाल हो सकती है। लास्ट 2-3 इलेक्शन से हम इलेक्शन ऑब्जर्वर को नियुक्त करने के अलावा डायरेक्टली इलेक्शन की समय पे बाकी एनफोर्समेंट एजेंसीज के सहयोग से हम सर्वेलेंस कंडक्ट कर रहा है। जैसा है कि हम इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस पे, जहाँ तक हमारा हर स्टेट में या हर डायरेक्टरेट जनरल जहाँ है, एक टोल फ्री नंबर खोल रखे हैं। वहाँ पे कोई भी सज्जन इलेक्शन की समय पे ये टोल फ्री नंबर पे काला धन की प्रयोग का या इलेक्शन में इसका दुरुपयोग का इंफॉर्मेशन दे सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह टोल नंबर। क्या आप वो टोल नंबर हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हर स्टेट में अलग अलग टोल नंबर है। ये एडवर्टाइजमेंट्स में आपको न्यूज़पेपर्स में आ रहा है। हर स्टेट में अलग अलग टोल नंबर है, ये नेशनल वाइड एक नंबर नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन की टोल फ्री नंबर के अलावा इनकम टैक्स का टोल नंबर है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है इसको पहले हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इसका एक नंबर देते हैं और उसके बाद उनका जांच होती है। और इसमें काफ़ी गलत भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मोटिवेटेड इन्फॉर्मेशन, लेकिन सर्वेलेंस तो उससे बढ़ जाती है। लेकिन चौधरी साहब, आपने भी बताया कि पिछले 2-3 चुनावों से आप लोगों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हुई है काले धन को रोकने के लिए। पुराना अनुभव आपका कैसा रहा है? अब पुराना अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा। इलेक्शन कमीशन ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इलेक्शन की समय पे जो सर्विसेज के लिए काफ़ी शाबाशी दिया है। 2-3 प्रशंसा पत्र भी
दिया गया है, लेकिन इसका डायरेक्टली सीजर से मेजर करना ठीक नहीं होगा। इसमें प्रिवेंटिव एक्शन ज़्यादातर हमें महसूस करना है। जैसा हेल्थ की टाइम पे आप देखते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये सर्वाइलेंस बढ़ाने के वजह से ये कालाधन का दुरुपयोग कम हो जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि टोटली स्टॉप हो गया है, कम हो गया है। जब वो प्रकटित होता है हम उसको सर्च या सीजर में ले लेते हैं। यदि कहीं काला धन पकड़ लिया गया या साबित हो गया कि काला धन चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके बाद किस तरह का एक्शन आप लोग लेते हैं? अब इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर जो हम वो काला धन को सीज कर सकते हैं और सीज करते भी है, और इसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सर्च असेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू होता है और 6 साल का उनका पिछले का असेसमेंट्स हम रीओपन कर सकते हैं अगर सिर्फ कैश ही पकड़ा गया है कि उसी साल का असेसमेंट करते हैं। और इसके ऊपर टैक्स के अलावा पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है। इसके अलावा अगर ये काला धन जो है डायरेक्टली कोई कैंडिडेट को एट्रीब्यूट कर सकते हैं, शायद ये इलेक्शन मैल प्रैक्टिस ट्रीट करके इलेक्शन कमीशन उनकी इलेक्शन भी कैंसिल कर सकते हैं। आपको शायद याद होगा झारखंड में जब राज्यसभा की इलेक्शन हो रही थी तो काफ़ी मात्रा में कैश की, अनअकाउंटेड कैश की सीजर हुई थी और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को काउंटरमैंड कर दिया गया और सब्सिक्वेंटली दोबारा इलेक्शन कंडक्ट कर दिया गया है। और इसके ही अलावा ये जो इलेक्शन की टाइम पे जो एक्सपेंडिचर होती है उसको हम हमारा इनकम टैक्स असेसमेंट में भी वेरीफाई करते हैं कि क्या इतना मात्रा में धन अभ्यर्थी ने दिखाया, उस पार्टी ने दिखाया या नहीं दिखाया। और ये जो एफिडेविट्स फाइल करते हैं अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का, इसमें भी कुछ सेलेक्टेड एफिडेविट्स हम उनकी आयकर की रिटर्न्स या जब आयकर की रिटर्न ही नहीं भर रहा है तो उनकी सोशल स्टेटस से हम वेरीफाई करके उनको आयकर के अंदर जो कार्रवाई लेना है वो लेते हैं। अगर वो आयकर के अंदर ठीक है लेकिन वो इलेक्शन कमीशन की या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स की एक्ट की वायलेशन है तो फिर इलेक्शन कमीशन को हम इन्फॉर्म करते हैं। काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन हमने दिया है उसकी बेसिस पे इलेक्शन कमीशन में कुछ कैंडिडेट्स को शोकॉज नोटिस भी दिया गया है। ये तो हुई बात देश में कैसे आप काले धन या इनकम टैक्स की चोरी रोकते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का विदेश में जाकर अपना काला धन निवेश करता है तो उसकी जानकारी कैसे आपको हासिल होगी, कैसे आप पता करेंगे? अब भारत को फॉरेन कंट्रीज 131 तक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज या डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट्स की वजह से हम बाकी देशों को ये पूछ सकते हैं कि हमारा करदाता जो है वहाँ क्या क्या ट्रांजैक्शंस किया है, क्या इन्वेस्टमेंट्स किया है, वहाँ क्या इनकम पाया गया है, और उसको वेरीफाई करके हम यहाँ ये वेरीफाई कर सकते हैं कि वो टैक्स दिया है नहीं दिया है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है हमें पूछने का भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रूट पे वो लोग हमसे शेयर करेंगे, हम भी वैसा ही उनके शेयर करेंगे। जैसा डिविडेंड्स इन्फॉर्मेशन है, सैलरीज इन्फॉर्मेशन है, इंटरेस्ट इन्फॉर्मेशन है, बाकी देशों से भी वो ऐसा इन्फॉर्मेशन हमें आ रहा है। दूसरा ये है कि जहाँ काला धन फॉरेन एसेट्स के रूप में है, हम 16 साल तक असेसमेंट्स रीओपन कर सकते हैं। जो देसी काला धन है उसको हम सिर्फ 6 साल तक रीओपन कर सकते हैं असेसमेंट्स। अब फॉरेन एसेट्स के लिए हम 16 साल तक कर सकते हैं। अब जैसा फॉर एग्जांपल है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है कि स्विस बैंक में कुछ लोगों का अकाउंट्स है जी, और स्विस बैंकों का मामला तो देश में काफ़ी चर्चित रहता है, खासतौर पे मीडिया में। हाँ जी, और पहले भी ऐसा ही एक एलजीटी बैंक में भी कुछ डिपॉजिट्स के बारे में हमें सूचना मिली थी। इसके ऊपर हम सख्त कार्रवाई किया और उस पर टैक्स ही नहीं लगाया, फिर प्रोसिक्यूशन भी किया एलजीटी बैंक केसेस में। ऐसा ही स्विस बैंक वाली केसेस में भी अब काफ़ी इन्वेस्टिगेशन अब एडवांस्ड स्टेज में है। इसके अलावा बीवीआई और बाकी टैक्स हेवन जो बोलते हैं, जहाँ लो टैक्स है या नो टैक्स ज्यूरिस्डिक्शंस है, वहाँ जो इन्वेस्टमेंट्स है उनके बारे में भी हमें सूचना मिलती रहती है और हम भी एक्टिवली कलेक्ट करते हैं। और हमारा देश ने बाकी 9 कंट्रीज़ में इनकम टैक्स ओवरसीज यूनिट्स खोल के रखा है, जैसा ये लोग भी वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन करते हैं। उसको यूज़ करके हम फॉरेन एसेट्स का डिटेक्ट करने का कोशिश करते हैं। और तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देश में इस समय इनकम टैक्स भरने की दर क्या है और आप इससे क्या संतुष्ट हैं? देश में इनकम टैक्स भरने की दो प्रकार की दरें हैं। एक तो कॉरपोरेट टैक्सेस की दर हैं, वो तो फिक्स हैं फॉर ऑल कॉरपोरेट टैक्स पेयर, 30% है प्लस सरचार्ज है। और जो बाहर की कंपनियां हैं उनके लिए रेट 35% है और प्लस सरचार्ज है। और जहां तक अदर देन कॉरपोरेट टैक्सेशन है, इंडिविजुअल्स के लिए, एचयूएफ के लिए 10%, 20% और 30% की दरें हैं निर्धारित। वो डिफरेंट स्लैब्स पर लागू होती हैं, मिनिमम 10% से मैक्सिमम 30% तक, और सरचार्ज भी इसमें थोड़ा सा पड़ता है। जहाँ तक मेरे संतुष्ट होने का सवाल है, देश संतुष्ट होना चाहिए, और संतुष्ट इसलिए है कि ये दरें रीजनेबल हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय इसको परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस समय देश में आयकर की दरें बहुत रीजनेबल हैं, और इंडिविजुअल के केस में एवरेज दर 30 से कम आ जाती है, क्योंकि 10% से शुरू करेगा, 30 मैक्सिमम होगी, तो वो और प्लस हम 1 लाख रुपए तक एक इंडिविजुअल को सेक्शन 80C में डिडक्शन देते हैं, तो उससे दर थोड़ी और एवरेज दर कम हो जाती है। तो जहाँ तक टैक्सेशन है वो एक मॉडरेट रेट्स पर है और मेरे विचार से रीजनेबल है। हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि कैसे CBDT यह तय करता है कि फला व्यक्ति ने टैक्स नहीं भरा, मतलब जो टैक्स चोरी करते हैं उसको कैसे आप चिन्हित करते हैं? ऐसा है, आज की डेट में हमने अपने डिपार्टमेंट का कंप्यूटराइजेशन मैसिव स्केल में किया है, और आयकर अधिनियम में भी कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए, कुछ सूचनाएं हमारे पास ऑटोमेटिक तरीके से आती हैं, उनको हम लोग एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न के थ्रू प्राप्त करते हैं, और कुछ सूचनाएं हम अपने सोर्सों से प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास एक सूचनाओं का भंडार है आज की डेट में। और जैसे किसी भी व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड से एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा परचेज की तो हमारे पास सूचना आ जाती है। किसी ने 10 लाख रुपए कैश बैंक में डिपॉजिट किए, हमारे पास सूचना आ जाती है। अब और पैन का भी यूज बहुतायत हो रहा है आज की डेट में। कुछ ट्रांजैक्शंस में पैन को कोड करना ज़रूरी होता है। तो जब ये सूचनाएं हमारे पास आती हैं और उसके बाद अगर हमको मालूम चलता है कि इस व्यक्ति ने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो हम उस व्यक्ति को एक नोटिस दे सकते हैं और देते भी हैं। और जैसे पिछले साल हमने करीब 12 लाख ऐसे केसेज में नोटिसेज दी जो उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया था, लेकिन हमारे पास सूचना थी कि इनकी इनकम टैक्सेबल हो सकती है। और 12 लाख में करीब 4 लाख लोगों ने तो रिटर्न फाइल कर दिया, और जो लोग कर चुके होते हैं फाइल वो अपना प्रूफ हमको दिखा देते हैं। और एक प्रचुर मात्रा में इसमें टैक्स भी आया। इस साल भी हमने करीब 23 लाख लोग ऐसे चिन्हित कर लिए हैं, जिसको हम लोग अब सूचना दे रहे हैं कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, करिए, अगर कर दिया है तो हमको बताइए। तो हमारे पास सूचनाओं का भंडार ऐसा है कि हम उसको यूज करके जो लोग कर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं और उनके कर योग्य आय है उसको चिन्हित करने में हमको सहूलियत होती है। कितनी आमदनी वाले को देश में टैक्स भरना अनिवार्य है? आज की डेट में इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख तक टैक्स एग्जम्पशन है। अगर आपकी 2.5 लाख तक की इनकम है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, उसके ऊपर देना पड़ता है। और आजकल ई-रिटर्न का ज़माना है, काफ़ी आप लोग जोर दे रहे हैं इस पर, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, ऐसा आयकर विभाग एक ट्रांसपेरेंट एंड टैक्स पेयर फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग एक नॉन इंट्रूजिव एंड नॉन एडवर्सेरियल टैक्स रिजीम को लाने के लिए तत्पर हैं, और उसके बहुत हद तक हम लोगों ने सफलता भी पाई है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न इसी का एक वो है, पार्ट है, क्योंकि जितना हमारा ऑटोमेशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक फाइल होंगी, उतनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। तो कानूनी तौर से आज की डेट में 5 लाख से ज़्यादा जिसकी इनकम है उसको इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। उसके नीचे वाले भी फाइल कर सकते हैं, बट ऊपर वालों के लिए कंपलसरी है। और इसका हमने पब्लिक से बहुत हमको सहयोग मिला है। दिन पर दिन इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज की डेट में हम लोग 2 करोड़ के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल हो रहे हैं, अभी आज की डेट में हो गए हैं इस साल में, और अभी 10 दिन में और आएंगे रिटर्न। तो पब्लिक का सहयोग, मतलब जो लोग अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड हैं रिटर्न फाइल, वो भी फाइल कर रहे हैं। ये बहुत ही सहूलियत की चीज़ है, ईजी है, और इसके द्वारा हम लोग उनका कोई रिफंड ही होता है, जल्दी उनको इश्यू कर पाते हैं और एक ट्रांसपेरेंसी आती है। तो हम तो चाहते हैं कि सभी लोग
हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में सहयोग करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करें, जिससे कि डिपार्टमेंट का काम भी सरल हो जाएगा और कर सेवा भी हमारी तत्पर हो जाएगी। एक और समस्या देखने में आती है कि लोग अपना आयकर रिटर्न तो दाखिल कर देते हैं, लेकिन रिफंड समय से नहीं आता। रिफंड हम लोग अब तो समय से आने लग गया रिफंड, बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि जब से इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल होते हैं तो हमारा एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर है बेंगलोर में, जहां रिटर्न ऑटोमेटिक प्रोसेस होते हैं और ऑटोमेटिक रिफंड चला जाता है 4 से 6 महीने में, और करदाता को उसके फ़ोन में भी सूचना दी जाती है, उसके ईमेल में भी सूचना दी जाती है कि आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट अगर नंबर दिया है वहाँ चला गया, या बैंक अकाउंट पेई अकाउंट से आपको रिफंड आपके घर में पहुँच जा रहा है। और हमारे पास एक रिफंड बैंकर की भी सुविधा है, जिसमें सीधे अकाउंट में रिफंड चला जाता है रिफंड बैंकर के थ्रू। तो इस तरह से एक मेजॉरिटी करदाताओं को तो हम लोग उनकी सब रिक्वायरमेंट अब हम लोग ऑटोमेटिक तरीके से मीट कर रहे हैं, और इससे बहुत सहूलियत। फिर भी कुछ रिफंड हो सकता है डिले हो रहे हैं, हम उसके लिए तत्पर हैं। जैसे हमको कोई सूचना मिलती है कोई डिले है, कुछ है या कोई ग्रीवांस है, उसको दूर करने के लिए हम लोग तुरंत स्टेप लेते हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, इनकम टैक्स के कानून में अभी जो नियम हैं वो क्या पर्याप्त हैं, या फिर आप मानते हैं बतौर अध्यक्ष कि इसमें कुछ संशोधन किया जाना चाहिए? आयकर अधिनियम एक डायनेमिक लॉ है। देश की समस्याओं, देश की ज़रूरत को देखते हुए हम इसमें बदलाव लाते रहते हैं। हर साल जब हम लोग बजट एक्सरसाइज करते हैं और फरवरी में बजट आने से पहले, तो उसमें हम जनता के सुझाव लेते हैं कि उनको कौन से प्रावधानों में परिवर्तन चाहिए और कहाँ उनको डिफ़िकल्टी आ रही है। हम अपने विभाग से भी फीडबैक लेते हैं कि कहाँ पर कोई लूप होल रह गया है, कि टैक्स लॉ ठीक से नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या नीड्स टाइटनिंग। तो ये सब को कंसीडर करते हुए लॉ में हम लोग अमेंडमेंट लाते हैं, और ये हर साल हम लोग जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ करते हैं। तो एक ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये साल दर साल चलती रहती है। चौधरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जब आपको कोई सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है, और फिर आप लोग जब मन बनाते हैं कि इसके विरुद्ध छापेमारी की कार्यवाही करनी है, तो किस तरह की तैयारी आप लोग करते हैं? हमारे यहाँ कहीं सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन आती रहती है। एक तो इन्फॉर्मर्स हम जो कहते हैं, लोग आके पर्सनली भी इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक तो हमें लिखित रूप में या तो ईमेल में या लेटर में इन्फॉर्मेशन आती है। इसके अलावा हमारा ऑफिसर लोग जब केसेस प्रोसेस करते हैं असेसमेंट में, उनको भी कुछ कमियां दिखा आती है, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन विंग को बताते हैं, या इन्वेस्टिगेशन विंग खुद पेपर से या कहीं लोकल इन्फॉर्मेशन से आइडेंटिफाई करते हैं कोई सज्जन या कंपनी टैक्स ठीक नहीं दे रहा है, उसको ये पिकअप करते हैं। ये पिकअप करने के बाद हम अपना इंटरनल रिकॉर्ड पहले स्टडी करते हैं। हम, जैसा हमारा चेयरमैन साहब ने बोला है कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन से कलेक्ट कर रहा है, जैसा बैंकों में डिपॉजिट्स करना या शेयर्स खरीदना या प्रॉपर्टीज़ खरीदना, ट्रक्स, कार्स या इस तरह का बहुत सारे आइटम कलेक्ट कर रहा है। तो इस आदमी का एक प्रोफाइल बना सकते हैं हम। अगर आपका नाम लेंगे तो आपका पान नंबर से हम आपका एक प्रोफाइल बना सकते हैं। इस प्रोफाइल से हम ये देख सकते हैं कि आपका क्या असेट्स है, क्या लाइबिलिटीज़ है, क्या इनकम है, क्या टैक्स पे किया है, क्या हमारा इंटेलिजेंस इससे मैच होती है, नहीं मैच होती है। इसको देख के हम फिर अगले स्टेप रिकॉग्नाइजेंस वगैरह करते हैं कि भाई ये आदमी कैसा बिजनेस कर रहा है, या इज़ देयर एनी वे ऑफ अवॉइडिंग और इवेडिंग टैक्स। तो ऐसा कुछ डिटेल्ड इंक्वायरीज करने के बाद अगर हम ये तय करते हैं कि ये आदमी ऐसा टैक्स का चोरी कर रहा है, तो फिर द डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन लिखित में एक सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करेगा कि ये जो कंपनी है या आदमी है, इस पर्सन टैक्स ठीक नहीं दे रहा है और इसके पास अनअकाउंटेड इनकम या अनअकाउंटेड वेल्थ है, तो फिर इसका जांच करे बोल के एक सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करके अपनी हायर अथॉरिटी डायरेक्टर जनरल से अप्रूवल लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, फिर जांच होती है। ये जांच के बाद जो सीजर होती है, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और कैश, ज्वेलरी वगैरह जो सीजर होती है, इसको सब प्रोसेस करके हम एक अप्रेजल रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें हम ये टेंटेटिव कंक्लूजन में आते हैं कि ये किस तरह की मॉडस ऑपरेंडी यूज़ करके
टैक्स का चोरी कर रहा है, कितना चोरी हो गया है, और इसको असेसमेंट के रूप में फिर कन्वर्ट करेंगे और फिर टैक्स और इंटरेस्ट पेनल्टी और शायद प्रोसिक्यूशन में भी ले जाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन एडिशनल रेवेन्यू टू गवर्नमेंट देता है, उसको हम 10% तक रिवार्ड भी दे सकते हैं। जी तिवारी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है करप्शन का। यदि आपको सूचना मिलती है भ्रष्टाचार की, तो क्या कुछ आप कार्रवाई करते हैं? सीबीडीटी से आप भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगाएंगे, अंकुश लगाएंगे? यदि कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि फलां आयकर अधिकारी, इनकम टैक्स का अधिकारी करप्शन में लिप्त है या रिश्वत लिया, तो किस तरह की आप कार्रवाई करते हैं? भ्रष्टाचार के मामले में तो हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और जो अब हम लोगों की नई ऑटोमेशन की स्कीम है, कंप्यूटराइजेशन है, तो भ्रष्टाचार कम होते जा रहा है, क्योंकि अब ट्रांसपेरेंट सिस्टम में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं रह पाती है। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई ऐसा है, सीबीआई अपना कार्य करती है, और हमारा जो एक डायरेक्टरेट जनरल विजिलेंस है वो अपना कार्य करता है। जहाँ भी कोई ऐसी सूचना मिलती है कि कोई अधिकारी, कर्मचारी भ्रष्ट आचरण में लिप्त है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हम लोग कभी नहीं चूकते हैं, बल्कि सख्त कार्रवाई ही की जाती है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो। अधिकारियों से ज़्यादा उम्मीद होती है कि वो ईमानदारी बरतें, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी सख्त ज़्यादा ही होती है। तो इसलिए ये तो मैं आपके माध्यम से सबको ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि हमारा ये पूरी पॉलिसी जो है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है। विभाग में कहीं भी कोई इस तरह का कोई लिप्त पाया गया तो उसको छोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो हम इसी तरह से इस पॉलिसी पर चलते हैं। काले धन पर बात करेंगे। यदि चुनाव न हो तो भी देश में हमेशा काले धन को लेकर बहस छिड़ी सी रहती है कि भारत का पैसा बड़े पैमाने पर विदेशों में जाकर जमा किया जाता है। इसको रोकने के लिए आप क्या कुछ करेंगे? काले धन का एक तो यह है कि जिस धन में टैक्स जमा नहीं किया गया उसको काला धन कहते हैं। तो इसके लिए विभाग तो जो कर रहा है, बट मैं तो चाहूँगा एक जन जागरण होना चाहिए, क्योंकि काला धन विभाग को टैक्स नहीं मिल रहा है। देखो देखिए, ये तो एक छोटा सा भाग है, बट ये तो देश की समस्या है। इसके लिए एक जन जागरण होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को इस बात का एहसास कराना चाहिए कि जिस आय में आप टैक्स नहीं दे रहे हो, टैक्स तो एक पार्ट है, बट वो आय आपके सही कार्य में नहीं लग रही है। क्योंकि जो अनअकाउंटेड मनी होता है, अगर वो अनअकाउंटेड है तो उसकी प्रायोरिटी डिफरेंट हो जाती हैं, उसका एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट हो जाता है, उसको आदमी छिपाने लगता है, तो उसकी सर्कुलेशन डिफरेंट हो जाता है। तो काला धन के खिलाफ तो आयकर विभाग तो करेगा ही अपनी कार्रवाई, वो तो उसके लिए तो हम लोग कमिटेड हैं। बट मेरी तो अपील है कि एक जन जागरण होना चाहिए कि काला धन को रोकने में सभी की मदद चाहिए और मैक्सिमम मदद चाहिए, जिससे कि जो भी आदमी काला धन कहीं भी है उसको बाहर लाए, टैक्स दे और फिर सही तरीके से देश की उन्नति में उसको यूज करे। तो ये एक मैसेज सबको जानी चाहिए। विभाग तो जो है वो कानून के दायरे में करेगा ही। आखिरी सवाल, देश भर के आयकर अधिकारियों को आपका संदेश क्या होगा? ईमानदारी से काम करें, देश की सेवा करें, कर संग्रह बढ़ाएं, देश की उन्नति में सहयोग करें। और अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। तो ये थे सीबीडीटी के चेयरमैन आर.के. तिवारी जी और मेंबर इन्वेस्टिगेशन के.वी. चौधरी जी। इन दोनों लोगों ने हमारे तमाम सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया, साथ ही स्पष्ट रूप में कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसी भी कीमत पर काले धन का प्रयोग ये लोग नहीं होने देंगे। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।